बाबू ये कुछ क्वेश्चंस है और भी है, अभी यहाँ इतना लिखे हैं, ये स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए हैं, ठीक है, जिसमें सत्यजीत है और कुछ कुछ है जिनका कुछ का नाम मेरे पास नहीं है, उनको यहाँ लिखे और लेंगे। ये लास्ट वाला क्वेश्चन का लास्ट में लिखा क्योंकि ये सबसे लंबा है, इसमें बहुत कुछ बताना होगा, इसलिए उसको आखिरी में लिखा है। सबको मिटा देंगे तब ये लास्ट वाला लेंगे। ये लीजिए, नो केविंग इज परमिटेड व्हेन द थिकनेस, या थिकनेस वर्ड था, हम जानबूझ के छोड़ दिए क्योंकि लिखने में टाइम ज्यादा लग रहा था। नो केविंग इज परमिटेड व्हेन द थिकनेस ऑफ हार्ड कवर इज लेस देन, ठीक है। हमको केविंग मेथड से डिप्लेरिंग करना है, मान लो, ठीक है। केविंग मेथड से क्या करना है, डिप्लेरिंग। दो ही मेथड ना होता है, डिप्लेरिंग विद केविंग और डिप्लेरिंग विद स्टोविंग। तो डिप्लेरिंग विद केविंग करना है तो मिनिमम हार्ड कवर कितना चाहिए। मैं आप लोगों के लिए देखिए कितना डेट लिखा है, 23/12/2008 को मैं अपना फर्स्ट क्लास के लिए जो नोट्स प्रिपेयर किया था उसका क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। यदि वहां से पढ़ पा रहे हैं, देखिए हार्ड कवर पर डीपी लिखा होगा डिप्लेरिंग, ठीक है, बाय केविंग कितना लिखा है बेटा, नॉट लेस देन 7.5 मीटर, ठीक है। क्या बोलता है कि कल हम डेवलपमेंट वाला भेजे थे कि 15 मीटर से डेवलपमेंट का ग्रुप में हम वीडियो भेजे थे, बताए थे कि डेवलपमेंट करने के लिए आपको मिनिमम हार्ड कवर 15 मीटर चाहिए। ऐसा वीडियो में रहा होगा, मैं वीडियो नहीं देखा, मेरा ही वीडियो मैं नहीं देखा, टाइम नहीं है। तो आपको डिप्लेरिंग विद केविंग करना है, डिप्लेरिंग विद केविंग तो कितना हार्ड कवर चाहिए। स्टोविंग के बाद, स्टोविंग में तो हम कोयला निकाला फिर वहां पे सेंड भर देते हैं या फ्लाइज भर देते हैं, तो आपने जो निकाला और फिर उसको भर दिया तो वो जो ओवरलाइंग स्टड है उसको नेचुरल सपोर्ट मिल जाता है। नेचुरल सपोर्ट मिल जाने से सब्सिडेंस होने की संभावना खत्म हो जाती है, ठीक है। हमको केविंग करना है, केविंग से डिप्लेरिंग करना है तो कितना मीटर हार्ड कवर चाहिए, तो वो होता मिनिमम कितना चाहिए, 7.5 मीटर, नॉट लेस देन 7.5 मीटर। इसमें और कुछ चीजें बता रहे हैं, इतना समझ आए कि डिप्लेरिंग से यदि हम केविंग मेथड से डिप्लेरिंग कर रहे हैं तो हार्ड कवर 7.5 मीटर से कम नहीं रहेगा। लेकिन और इसमें शर्तें, इतना ही नहीं है, हार्ड कवर यदि आपका है मोर देन 7.5 मीटर, 7.5 मीटर ज्यादा है, बट लेस देन 15 मीटर, यदि 7.5 मीटर से कम है तो आपको डिप्लेरिंग विद केविंग करना ही नहीं है। लेकिन यदि आपने डिप्लेरिंग करना है केविंग से और हार्ड कवर 7.5 मीटर से अधिक है लेकिन 15 मीटर से हार्ड कवर कम है, तो गैलरी का जो विड्थ रहेगा, गैलरी की चौड़ाई 3 मीटर टू 3.6 मीटर पर हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। गैलरी की चौड़ाई कम कर देते, मैक्सिमम गैलरी विड्थ कितना है, नॉट मोर देन 4.8 मीटर, लेकिन हम गैलरी विड्थ को 3 मीटर से लेके 3.6 मीटर पर ही रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जब डीजीएमएस साहब परमिशन देते हैं तो उसमें ये सब चीज लिखा रहता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, ये भी कोई बच्चा भेजा है। विच रूफ इज रिलायबल एंड गुड विच गिव्स वार्निंग बिफोर इट फॉल्स। हम टेस्टिंग ऑफ रूफ करके वीडियो मेरा रॉक मैकेनिक्स एंड माइंड सपोर्ट वाले प्लेलिस्ट में है, ग्रुप में कम से कम 20 बार डाले हैं ताकि कभी तो कोई देख ले, ठीक है। तो रूफ को कब गुड और कब बैड बोलते हैं इसका बताए थे, कुत्ता वाला एग्जांपल बताए थे वहां पे, यदि कोई सुने होंगे तो कुत्ता वाला एक एग्जांपल बताए थे कि कौन हमको वार्निंग दे रहा है, कौन नहीं वार्निंग दे रहा। जो वार्निंग नहीं देगा और धड़ाक से गिर गया, वो रूफ क्या हुआ, खराब हुआ, लेकिन बताएगा कि मैं गिरने वाला हूं, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, भरोसेमंद हुआ, रिलायबल हुआ, ठीक है। तो 3 टाइप का रूफ होता है कोल माइन में, 3 टाइप का रूफ होता है, एक होता है सेल रूफ, कोल रूफ और सैंडस्टोन रूफ। सबसे खराब होता है आपका
सेल रूप, इसको ट्रेचरस बोलते हैं अंग्रेजी में, TREACHEROUS, ट्रेचरस, विश्वासघाती। क्या बोलते हैं? सेल रूप को। सेल रूप सबसे खराब रूप होता है, विश्वासघाती होता है। क्यों होता है? कि यदि जैसे ही सेल रूप एक्सपोज्ड होगा तो एयर के साथ, पानी के साथ एक्शन होगा तो वो वेदर हो जाएगा और उसके जो लेयर है टुकड़ा टुकड़ा में टूट टूट के गिरने लग जाएंगे और वो बताएगा भी नहीं, फट से गिर जाएगा। तो बिना वार्निंग दिए गिरता है, इसलिए सेल रूप को हम सबसे खराब रूप बोलते हैं। सेल रूप यदि है, कोल माइन में रूप में यदि सेल है तो हम क्या करते हैं कि सेल रूप न रख के हम 0.6 मीटर कोयला जो रूप में छोड़ देते हैं। 60 सेंटीमीटर, 0.6 मीटर मतलब 60 सेंटीमीटर कोयला का रूप छोड़ देते हैं, कोल इंटेक्ट छोड़ देते हैं रूप में, ताकि सेल का रूप ना हो के अब किसका रूप बन गया बेटा? वो कोयला का रूप बन गया। ठीक है, ताकि कोयला गिरने के पहले आवाज करता है, चट चुट करता है, ताकि हमको इंडिकेशन मिल जाता है, वार्निंग दे देता है, चेतावनी दे देता है। तो हम उसके पहले या तो उसका ड्रेसिंग कर देते हैं और ड्रेसिंग करके सपोर्ट लगा देते हैं। ठीक है, ये हुआ। तो सेल सबसे खराब, कोयला मीडियम टाइप का गुड रिलायबल रूप है, कोल भी। लेकिन रिलायबल एंड गुड रूप का एग्जांपल है सैंडस्टोन। कौन है बेटा? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन टूटने के पहले स्लाइटली बेंड होता है। क्या होता है? हल्का सा झुकता है और टूटने के पहले, फ्रैक्चर होने के पहले ये एडिक्वेट वार्निंग देता है, पर्याप्त चेतावनी देता है हमको। ठीक है, इसलिए सैंडस्टोन रूप को क्या बोलते हैं? रिलायबल एंड गुड। और सिर्फ रिलायबल वर्ड आया तो आप कोल को कीजिएगा, लेकिन रिलायबल एंड गुड रूप हम बोलते हैं सैंडस्टोन को। कहां लिखा है बाबू? ये SST लिख दो कि पूरा सैंडस्टोन लिख दो? सैंडस्टोन। यदि हम कहीं ऐसा लिख दिया समझ जाना, SST लिखा मतलब सैंडस्टोन लिखा है। ठीक है, सैंडस्टोन, ये एस वाला ये एस, ये वाला ये एस और ये टी वाला ये टी, सैंडस्टोन। ये सबसे रिलायबल एंड गुड रूप होता है। विच रूप इज रिलायबल एंड गुड? विच गिव्स वार्निंग बिफोर इट फॉल्स। मतलब कौन सा रूप रिलायबल और गुड होता है? कौन सा रूप रिलायबल और गुड होता है जो कि गिरने के पहले वो वार्निंग देता है? वो है सैंडस्टोन। अब यहां पर दो बात याद रखना बेटा, कोल और सैंडस्टोन, इन दोनों का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कहीं कहीं क्रशिंग ले देता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक्चुअली। कोल और SST का, कोल का होता है 2.25 kg पर mm²। बेटा जनरली हम kg पर सेंटीमीटर में बोलते हैं, इसलिए बच्चा लोग वही लिख देगा, ये kg पर सेंटीमीटर में नहीं है, kg पर mm² में है। ये कोल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, थोड़ा नोट करके रख लीजिएगा। सैंडस्टोन का होता है 13.5 kg, 13.5 kg पर mm²। ये क्या है? कोल और सैंडस्टोन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या बोल रहा हूं बेटा? कोल और सैंड का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बताया। सैंड का होता है 13.5 kg, सैंडस्टोन का होता है 13.5 kg पर mm², कोल का था 2.25 kg पर mm²। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये डॉग कैचेस रिलेट टू, डॉग कैचेस किससे संबंध रखता है? 4 ऑप्शन दे देगा। सेफ्टी कैचेस या ऑटोमेटिक सेफ्टी कैचेस या मंकी कैचेस, नाम सुने होंगे। ये एक ही चीज है। ये होता है एंडलेस हॉलेज में, और बैक स्टे या ड्रैग होता है डायरेक्ट हॉलेज में। हमारे पास 2 टाइप के हॉलेज सिस्टम होते हैं। एक लेवल में जो हम बैठालते हैं वो रहता है आपका एंडलेस हॉलेज। लेवल में कौन सा रहता है? एंडलेस। और ग्रेडियंट से हमको टब को खींचने के लिए, लोडेड टब को खींचने के लिए इंक्लाइन प्लेन के टॉप पर हम जो हॉलेज बैठालते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट हॉलेज।
अब यदि सरफेस में बैठा ले है तो सरफेस डायरेक्ट हालेज हो गया। डिस्ट्रिक्ट में भी हमको नीचे से खींचना न रहता है, तो डिस्ट्रिक्टों में भी पैनल में भी आपको डायरेक्ट हालेज बैठाना होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हालेज का जो सेट ऑफ टब है उसके पीछे में लास्ट वाले टब में हम एक बैक स्टे या ड्रैग लगा देते हैं। ठीक है, ताकि अनकंट्रोल्ड कोई कारण से यदि टब हो गया तो टब को वहीं रोक दे, पलटी करके रोक देगा वो। ठीक है, और आपका जो एंडलेस हालेज में ऑटोमेटिक कैचेस बोलिए, ऑटोमेटिक सेफ्टी कैचेस बोलिए, मंकी कैचेस बोलिए, वो क्या है? वो आपका जो ट्रैक लाइन में लगा हुआ ऐसा लगा रहता है। जैसे इधर से टब आएगा तो ऐसा हो जाएगा। ये देखिए ऐसा लगा है, टब आया तो ऐसा हो गया, पार हो दिया टब को, लेकिन और जैसे टब पार हुआ तो फिर खड़ा हो जाएगा, ताकि यदि टब कोई कारण से पीछे आएगा तो बैक मूवमेंट उसको रोक देगा। तो ये डॉग कैचेस भी वही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। तो डॉग कैचेस रिलेट टू हॉलेज सेफ्टी या हॉलेज। किससे संबंधित है? ये हॉलेज से संबंधित है। CIL इज ए, और 4 को 5 को ऑप्शन दे देगा। ये CIL क्या होता है? कोल इंडिया लिमिटेड। ये क्या चीज है? ये CPSE है। क्या है ये? CPSE। हम जो काम करते हैं PSU में काम करते हैं ना, एक वर्ड सुने होंगे PSU पब्लिक सेक्टर, PSC लिख देगा, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऐसा नाम सुनेंगे। जैसे जितने भी कोल इंडिया के सब्सिडीज है वो PSU है। तो ये CIL क्या है? CPSE है। जैसे CCL, BCCL ये PSU है, लेकिन CIL क्या है? ये हम सब का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है आपका CIL। ठीक है, मतलब CPU का ही एक बड़ा रूप है ये। ठीक है, या कहीं मान लो ये नहीं दिया और CPU दे दिया, CPU नहीं, क्या बोला? PSU क्या दे दिया? CPU बोल दिया बेटा, उसको कंफर्म ये गलती से निकल गया PSU। तो ये एक ही बात है, PSU। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये मोटा मोटी एक ही बात होता है। ये CIL हम जो 8 सब्सिडीज का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोलते हैं, और बाकी को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं। ठीक है, और यदि ये या ये रहा तो एक ही चीज हुआ। ठीक है, बाकी आपको दे देगा सेंट्रल पब्लिक, कुछ कुछ देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ कुछ दे देगा, लेकिन आपको ये CPSE याद रखना, PSU याद रखना है। ठीक है, इक्विवेलेंट ओरिफिस रिलेट्स टू, अभी हम ग्रुप में इक्विवेलेंट ओरिफिस और वेंटिलेशन कोएफिशिएंट के 2 वीडियोस अपलोड कर दिए ग्रुप में, और जो बच्चे ग्रुप में नहीं है वो ये दोनों वीडियोस वेंटिलेशन के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, 25-30 गो वीडियो के बाद इनका नंबर होगा कहीं पर। तो इक्विवेलेंट ओरिफिस क्या है? ये वेंटिलेशन के प्लेलिस्ट में, तो वेंटिलेशन संबंधित चीज है जी, और रिलेट्स टू मतलब किससे संबंधित? इसका वेंटिलेशन से। तो 2 लाइन सिर्फ हम बता रहे, क्योंकि हम वीडियो वहां भेज दिए, वहां बहुत विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से कई एग्जाम्पल लेकर के हम समझाए हैं। अभी इसी को समझाएंगे तो फिर बाकी चीज छूट जाएगा। हम 2 लाइन में बता रहे, कुछ नहीं होता है इक्विवेलेंट ओरिफिस, कुछ नहीं होता है। हमको ये जानना है कि मेरे माइंड में जो हवा बह रहा है वो हवा कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, कितना रेजिस्टेंस है। क्योंकि रेजिस्टेंस यदि बढ़ जाएगा तो लीकेजेस बढ़ जाता है, तो क्वांटिटी वहां तक पहुंचेगा नहीं, एयर वेलोसिटी वो भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ेगा तो लीकेजेस बढ़ जाता है, तो लीकेजेस बढ़ जाएगा तो फेस तक हवा जाएगा ना जाएगा। तो उसको जानने के लिए एक फ्रेंच साइंटिस्ट मुर्ग साहब, उन मुर्ग साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ माइंड।
इक्विवेलेंट जब भी बात करते हैं हम, जो दो चीज होता है। तो उन्होंने क्या किया, माइंड को, उतना बड़ा माइंड को कैसे एक्सपेरिमेंट करते, उन्होंने क्या किया, एक थीन प्लेट लिया, पतला प्लेट लिया, उसमें एक ओपनिंग बनाया, ओपनिंग मतलब छेद बनाया, होल बनाया, और उससे हवा पास करके देखा। तो क्या बोला कि इस ओपनिंग से हवा बहने में जितना रेजिस्टेंस पैदा होगा उतना ही माइंड में पैदा होगा, वो बताया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और इस इक्विवेलेंट ओरिफिस के ऊपर और एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसका जो हम एरिया इक्विवेलेंट ओरिफिस निकालते हैं, फार्मूला है, उस फार्मूला, दो को फार्मूला बताएंगे, एमकेएस यूनिट में बताया होगा और एक एसआई यूनिट में उस वीडियो में बताया होगा। ठीक है, एक बताया होगा 0.385 क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ऐसा कुछ कुछ फार्मूला होगा, ये एमकेएस वाला होगा। एक 1.20 या 1.19 करके डिवाइडेड बाय कुछ होगा। ठीक है, देख लीजिएगा वहां पे। तो वो जो फार्मूला है, उस फार्मूला से या इस एरिया ऑफ इक्विवेलेंट ओरिफिस के माध्यम से हम साइज ऑफ रेगुलेटर पता करते हैं। क्या निकाल सकते हैं, जो हम रेगुलेटर लगाते हैं उसका साइज कितना बड़ा होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, एरिया ऑफ इक्विवेलेंट ओरिफिस का। तो ये किससे संबंधित है, वेंटिलेशन से है। और इसका जो एरिया ऑफ इक्विवेलेंट ओरिफिस का जो फार्मूला है, उसके मदद से हम क्या निकालते हैं बेटा, साइज ऑफ रेगुलेटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी कहीं यदि आ गया आपको ऑब्जेक्टिव में, तो वो लिख दीजिएगा कि एरिया ऑफ इक्विवेलेंट ओरिफिस से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो साइज ऑफ रेगुलेटर। खत्म हो गया। ब्रेक लाइन सपोर्ट इज ए सपोर्ट, आप 4 को नाम लिखेगा आपको। ब्रेक लाइन सपोर्ट किसको बोलते हैं बेटा, गोफेज में जो हम सपोर्ट लगाते हैं वो ब्रेक लाइन सपोर्ट है। कैसे ब्रेक लाइन हुआ रे बाबू, गोप के अंदर मान लो केविंग मेथड है, केविंग मेथड है, तो केविंग में ये डिजायरेबल होता है कि गोप का रूप टूटे और टूट के गिर जाए। गिर जाने से क्या होगा और नहीं गिर जाने से क्या होगा, नहीं गिरेगा गोप का रूप, गोप में रूप यदि लटका हुआ रह गया, टंगा हुआ रह गया, ओवरहैंग रह गया, तो दो बड़े खतरे होंगे, एक एयर ब्लास्ट का बताएंगे अभी, दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा होता है, एयर ब्लास्ट से भी बड़ा खतरा क्या होता है, गोप का रूप यदि टंगा हुआ रह गया, ओवरहैंग रह गया, वो गोप का जो रूप का वेट है वो वेट ट्रांसफर हो जाता है हमारे एक्टिव पिलर के ऊपर। क्या हो जाता है, एक्टिव पिलर के ऊपर लोड ट्रांसफर हो जाता है, और लोड ट्रांसफर हो जाने से जो पिलर पे ऑलरेडी पहले से प्रेशर था, जो स्ट्रेस्ड स्टेट में थे, अब हो गए ओवर स्ट्रेस्ड। क्या हो गए, ओवर स्ट्रेस्ड। और इसी ओवर स्ट्रेस्ड के चलते कई बार ओवर राइडिंग ऑफ पिलर्स होता है। क्या होता है, ओवर राइडिंग ऑफ पिलर, मतलब पिलर के ऊपर जो पहले से प्रेशर था ऊपर का सरफेस के ओवरलाइंग स्ट्रैटा का, वो तो था ही था। अब ये गोप नहीं टूट के गिरा, लटका हुआ रह गया, ये लटका हुआ गोप का वजन किसके ऊपर चढ़ गया, ओवर राइड हो गया। राइड मतलब चढ़ जाना। ये मैं पिलर हूं, तो ये मेरे माथा के ऊपर तो पहले से था साला लोड एनसीएल का, फिर उसका एमसीएल का आ गया, उसका डब्ल्यूसीएल का भी आ गया, एसीसीएल को आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ओवर स्ट्रेस्ड हो गया, और वो जो गोप का रूप जो लटका हुआ था उसका प्रेशर जो है इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो ओवर राइडिंग पिलर्स हो जाएगा। ओवर राइडिंग पिलर्स क्या होगा, प्रीमेच्योर कोलैप्स होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, ये सब बताया हमने बोर्ड एंड पिलर वाला जो प्लेलिस्ट में किसी को जाके देखना है तो ओवर राइडिंग ऑफ पिलर्स, बम्प्स, हाँ एयर ब्लास्ट का अलग से प्लेलिस्ट है। और अब क्या होगा, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या खतरा होगा, अब होगा एयर ब्लास्ट। कैसे होगा, अरे लटका हुआ है, बहुत दिन तक लटका हुआ है, ठीक है, लेकिन कभी ना टूटेगा बेटा, तो आपका गोप का एरिया बढ़ता चला जा रहा, तो गोप का एरिया बढ़ता चला जा रहा, तो गोप का एरिया बढ़ गया तो उसके अंदर जो हवा होगी वो हवा भी ना बढ़ जाएगी, हवा की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ गया। अब यदि जब कभी अचानक एक साथ बढ़ जाएगा गोप, तो क्या होगा, वहां का हवा पूरा तेजी के साथ बाहर निकलेगा, एक एयर ब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, एयर ब्लास्ट होगा, तो जब उतना तेजी से हवा निकलेगा तो हम माइंस में रहेंगे एक्टिव वर्किंग फेसेस में,
हमको सबको उड़ा के ले जाकर कहाँ उठा के पटक देगा ना, पता ही नहीं चल पाएगा। ऊपरे चले जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि हम चले गए ऊपरे, ठीक है, तो वो खतरा रहता है। तो गो पे सपोर्ट लगाते इसलिए है कि गोप के किनारे से एक्टिव वर्किंग एरिया को बचाए और गोप के अंदर वाले एरिया को टूटने के लिए हम एक लाइन प्रोवाइड कर दे, गोप को टूटने के लिए एक लाइन प्रोवाइड कर दे। तो वही ना हुआ ब्रेक लाइन, ब्रेक मतलब टूटना, ब्रेक लाइन, ठीक है। ये गोपेज सपोर्ट क्या काम करता है, यदि पूछिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोपेज सपोर्ट, टू प्रोवाइड ब्रेक लाइन और टू प्रोवाइड ब्रेक टू फॉल द ओवरहैंग रूप ऑफ गोप। गोप में टंगे हुए रूप को टूटने के लिए एक ब्रेक लाइन प्रोवाइड करने का काम करता है गोपेज सपोर्ट। तो अब तो इतना बोल दिया, तो अब यहां लिखूंगा ना, सबको मालूम है, लेकिन लिख दे रहा हूं, एक खांदक को ना बुझाएगा। ब्रेक लाइन सपोर्ट इज ए सपोर्ट ऑफ गोपेज सपोर्ट। क्या लिखेंगे, गोप एज सपोर्ट, गोप के किनारे का सपोर्ट, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का बारी आया, इसको हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूं, फिर यहां लिखूंगा और इसको समझाऊंगा। ये 20 मिनट का अकेला रहेगा, ठीक है। इन ए क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट इन ए कोल माइन ब्लास्टिंग शैल बी डन विद, ठीक है, इसको हम ले रहे हैं। बाबू एक क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट में हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो कौन सा एक्सप्लोसिव यूज करेंगे, ये वाला है। ये बहुत लंबा चीज है, इसमें बहुत सारा चीज हम बताएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको अगले वीडियो में इसके साथ 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं कि आधा घंटा इसी में लगेगा। इसमें 2-3 रेगुलेशन बताना होगा और कुछ आपको टेक्नोलॉजी के बुक से भी चीजें बताएंगे, लंबा चौड़ा बहुत सारा चीज बता देंगे, एक यही नहीं बताएंगे। तो दूसरा वीडियो में लेते हैं, ये वीडियो को यहीं रोक देते हैं, अगला वीडियो का इंतजार कीजिए।